हेलो स्टूडेंट्स, ये डिस्क्रीट मैथ का मेरा सेकेंड वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ग्रोथ ऑफ फंक्शंस के बारे में बताऊंगा और उसके बाद उसके जो डिफरेंट उसके प्रॉपर्टीज है उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है? एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज़ यूज टू डिस्क्राइब द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम। इसमें हम एल्गोरिदम के जो भी एल्गोरिदम बनाएंगे, जो भी कोई इक्वेशन बनाएंगे, जो भी कोई सूत्र बनाएंगे, जो भी कोई फार्मूला बनाएंगे, उसमें उसके रनिंग टाइम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उससे हमको क्या पता चलता है? दिस शोज द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन। उसके रनिंग टाइम को मतलब वो कितनी देर में वो फंक्शन कंप्लीट होगा, कितनी देर में वो एल्गोरिदम कंप्लीट होगा, कितनी देर में वो फंक्शन या इक्वेशन कंप्लीट होगा, कितनी देर में सूत्र कंप्लीट होगा। उससे हम फंक्शन के ग्रोथ को पता करते हैं कि फंक्शन कितना हार्डली है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, कितना उसका अपर बाउंड क्या है, उसका लोअर बाउंड क्या है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन डिस्क्राइब द एल्गोरिदम एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस इन ए मीनिंगफुल वे। हम उसके थ्रू, हम उसके टाइमिंग कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू हम ये बता पाएंगे कि वो एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट होगा आगे के लिए, उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। उसके लिए हम लोग कुछ मीनिंगफुल मेथोडोलॉजी यूज करते हैं जिसके थ्रू हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन आल्सो डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लार्ज इंस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। तो जब हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो होता है, इसमें दो तीन सिंबल होते हैं, जैसे बिग ओ होता है या थीटा होता है या ओमेगा होता है। उसके थ्रू हम उसके फंक्शन के कंप्लीट होने का टाइम कैलकुलेट करते हैं और वो कितना स्पेस, कितना उसका ग्रोथ हुआ है, कितने ऊपर तक जा रहा है, या उसका एवरेज रनिंग टाइम क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम, उसके बिहेवियर के बारे में हम पता करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको हम एक एक करके हम देखते चलते हैं। तो जो हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन यूज़ करते हैं उससे फंक्शन की तीन चीज़ें पता चलती है। पहली चीज़ पता चलती है कि फंक्शन का बेस्ट केस क्या रहा होगा, फंक्शन का सबसे मतलब अच्छा समय, यानी जो सबसे कम टाइम इंटरवल में और सबसे कम टाइम इंटरवल में उसका ग्रोथ ऑफ फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ होगा, फंक्शन बहुत ग्रोथ जिसका में हुआ होगा। एवरेज केस वो होता है कि जो वर्स्ट केस तो नहीं होता है, बेस्ट केस नहीं होता, उसके बीच का केस को कहते हैं। और वर्स्ट केस है जो फंक्शन का सबसे खराब परफॉर्मेंस, उसका सबसे ज़्यादा टाइम उसमें यूज़ हुआ होगा और बहुत कम उसका ग्रोथ हुआ होगा। तो ये तीनों चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए मीनिंगफुल फार्मूलाज होते हैं, मीनिंगफुल टेस्टिंग होती है, डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स होती है। उस सारे टेस्टिंग टेक्निक्स को उस एल्गोरिदम में, मतलब एक स्टैंडर्ड टेक्निक्स होती है, स्टैंडर्ड टेस्टिंग टेक्निक होती है, और उस स्टैंडर्ड टेस्टिंग टेक्निक के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं उस फंक्शन का बेस्ट केस, उस फंक्शन का एवरेज केस और उस फंक्शन का वर्स्ट केस। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताकर मैं कॉन्सेप्ट पे आपको ले आऊँगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, आप ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जिसको कहते हैं। एक सेल्समैन होता है, उसको क्या होता है, उसको प्रोडक्ट को सेल करना होता है। उसके लिए वो करीब 6-7 या 10 पॉइंट्स को चूज़ करता है अपने डे के हिसाब से। जैसे आज के दिन में वो सोचेगा कि 10 जगह जाके हम उसको सेल करें, तो एक जगह से स्टार्ट करता है, इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करता है, और उसके बाद धीरे धीरे अपने सेकेंड जो उसके पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है या कोई और भी पॉइंट है, वो सारे पॉइंट्स को कंप्लीट करके फाइनली वो उस जगह पे आ जाता है जहाँ से वो स्टार्ट किया था और वो वापस अपने घर को चला जाता है। इस केस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होती है कि सेल्समैन जो है जितनी जल्दी वो अपने सारे पॉइंट्स को कवर करेगा, उतना ही जल्दी उसका रिस्पॉन्स आएगा और उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगर वो टाइम पे नहीं जा पाएगा दूसरे पॉइंट पे, तो हो सकता है कि 5 ही जगह जा पाए, 6 ही जगह जा पाए, इससे उसका 100% परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेल्समैन का जो जाने का ये होगा, देखेंगे किस तरह से वो जाता है। वो पैदल जाता है कि वो साइकिल पे जाता है कि वो तो इसमें क्या पता चलता है? इसमें ये पता चलता है कि उसका बेस्ट केस अगर रहा तो वो सारा का सारा पॉइंट को ट्रैवल कर लेगा और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। तो उसके लिए उसको क्या होगा, उसका जो कन्वीनियंस होगा कि सबसे बेस्ट टाइम में वो जाए, इसके लिए वो हो सकता है कि कार को चूज़ करे। और अगर उसके पास साइकिल है
और पैदल उसके पास फिर एक ऑप्शन बचता है, तो साइकिल वाला ऑप्शन उसका एवरेज केस हुआ। और जो वर्स्ट केस हुआ कि उसके पास कोई साधन नहीं है, तो वो सारे पॉइंट पे जब ट्रेवल करेगा पैदल, तो हो सकता है कि वो अपना 100% परफॉर्मेंस ना दे पाए। तो ये एक एग्जांपल था जिसमें हम किसी फंक्शन के बेस्ट केस होने पे क्या फ़ायदा होता है, उसके एवरेज केस होने पे क्या प्रॉब्लम होगा, और वर्स्ट केस में कितना ज़्यादा वो प्रॉब्लम होगा, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे स्टेप जो होता है इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मेट में पहचानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मैथमेटिकल फॉर्मेट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको बेस्ट केस कैसे निकालेंगे, एवरेज केस कैसे निकालेंगे और वर्स्ट केस कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम लोग को समझना होगा नेम्स ऑफ बॉन्डिंग फंक्शन। तो नेम्स ऑफ बॉन्डिंग फंक्शन के थ्रू हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। तो जो नेम ऑफ बॉन्डिंग फंक्शन होते हैं उसमें 3 नेम के बारे में चर्चा होती है, 3 नेम्स के बारे में डिस्कशन होता है। उसको कहते हैं ओ और ओमेगा और थीटा। ये तीनों चीज़ हम निकालते हैं किसी फंक्शंस का, और उसके थ्रू हम बताते हैं कि उसका अपर बाउंड यानी उसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस कहाँ तक गया, लोअर बाउंड उसका जो सबसे कम परफॉर्मेंस कब हुआ, और एवरेज बाउंड दोनों के बीच का परफॉर्मेंस कब हुआ। तो उसके लिए जो हम लोग अपर बाउंड जो बेस्ट जो परफॉर्मेंस होता है उसके लिए हम लोग बिग ओ के थ्रू हम लोग पता करते हैं। ओमेगा जो है उसका लोअर बाउंड बताता है, और जो थीटा होता है उसका जो है एवरेज केस बताता है। तो अब हम लोगों को जब अपर बाउंड जानना है तो उसके लिए हमको एक कांस्टेंट वैल्यू निकालना होता है कि इस कांस्टेंट वैल्यू में इसका मैक्सिमम अपर बाउंड आया था। उसी तरह से उसका जो लोअर बाउंड के लिए सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, उस कांस्टेंट वैल्यू के थ्रू हमें पता चलेगा कि इसका ये लोअर बाउंड था, सबसे लोअर बाउंड था ये। और एवरेज बाउंड के लिए हमको 2 कांस्टेंट वैल्यू निकालना पड़ता है, एक C1 और दूसरा C2। ये दोनों के बीच में ही उसका एवरेज केस होता है। तो हम लोग, और उसके लिए हम लोग थीटा यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एवरेज केस देखते हैं। एवरेज केस का डिनोट कैसे करते हैं इक्वेशन में, मैथमेटिकल इक्वेशन में किस तरह से हम लोग निकालेंगे। उसके बाद बेस्ट केस देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका वर्स्ट केस। तो आइए हम लोग थीटा नोटेशन को देखते हैं। थीटा नोटेशन के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए फंक्शन का ग्राफ है fn, और इसके 2 रेंज यानी इसका अपर बाउंड और इसके लोअर बाउंड के बीच का जो मीडियम जो रेंज आएगा, जिसको हम लोग एवरेज केस कहते हैं, उसी को हम लोग को निकालें। यानी हम लोग के पास 2 कांस्टेंट वैल्यू होगा, एक होगा C2 जो कि उसका अपर मैक्सिमम जो रेंज गया था, और एक हुआ C1 जो उसका लोअर रेंज, जिसको लोअर बाउंड कहते हैं। उसके बीच में ही फंक्शन लाइज करेगा, और उस तरह से हम ये निकालेंगे कि उसका एवरेज केस क्या निकलेगा। तो उसको हम लोग कैसे पता करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक GN फंक्शन के थ्रू हम fn का वैल्यू निकालते हैं। थीटा क्या हो गया, एवरेज केस हो गया। उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, 2 कांस्टेंट वैल्यू जानना होगा, C2 जो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा और C1 कहाँ से स्टार्ट होगा। तो जो भी चीज़ें होंगी वो आपके O से कम होंगी। O किसके लिए यूज होता है, O होता है आपके लोअर बाउंड के लिए, यानी O के बराबर या O से छोटा होगा उसका कांस्टेंट का वैल्यू जो हम जी फंक्शन के थ्रू हम लोग प्राप्त करेंगे उस फंक्शन का, और वो कम होगा फंक्शन का वैल्यू उसके C2 वैल्यू से। तो इन दोनों के बीच का जो रेंज होगा वही उसका एवरेज वैल्यू होगा। उसके एवरेज वैल्यू को हम उसके लिए हम लोग प्राप्त करेंगे, यानी एवरेज वैल्यू के थ्रू हम उसके जो है हम थीटा नोटेशन को प्राप्त करेंगे। तो क्या कहते हैं, किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं कि थीटा GN इक्वल टू FN, देयर एग्जिस्ट द कांस्टेंट 2 कांस्टेंट वैल्यू C1, C2, और उसकी वैल्यू कहाँ लाइज करती है, उसकी वैल्यू जो होती है O से बड़ी होती है C1 की वैल्यू, और C2 की वैल्यू जो होती है फंक्शन से बड़ी होती है। लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो C1 से बड़ी होती है और C2 से छोटी होती है। वो सारे वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है वो किसके लिए सेटिस्फाई करेंगे, वो GN के लिए सेटिस्फाई करेंगे, और GN के थ्रू हम लोग निकालेंगे उसका जो है थीटा वैल्यू। तो यानी FN इक्वल टू थीटा GN फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n0। n0 यहाँ पे एक वैल्यू रिप्रेजेंटेशन, एक पॉइंट है। यहाँ पे देखिए n0 जो है इस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन पे हम लोग प्राप्त किए, इस जगह पे उसका जो है ये तीनों पॉइंट लाई कर रहा है। तो यही इसका एवरेज केस निकल रहा है। एवरेज केस के लिए तीनों पॉइंट को एक जगह पे लाई करना जरूरी है। तो इसी पॉइंट पे ये तीनों अपर बाउंड, लोअर बाउंड और वो फंक्शन वैल्यू तीनों एक जगह पे पॉइंट पे लाइज कर रहे हैं, जहाँ पे C2 की वैल्यू क्या है, FN से ज़्यादा आ रही है, और C1 की वैल्यू जो है वो
क्या हो रही है, Fn से छोटी हो रही है, और ये सारी चीज़ें एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं जहाँ पे n0 वैल्यू निकाल रहे हैं। इस तरह से हम लोग थीटा n को रिप्रेजेंट करते, थीटा n को प्राप्त करते हैं। अब कोई भी चीज़ तभी क्लियर होता है जब उसका एक एग्जाम्पल हम लोग को दिख जाए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू पे हम लोग थीटा एन वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल में एकदम फटाफट सॉल्व करते हैं और उसके थ्रू हम लोग थीटा एन की वैल्यू को प्राप्त करते हैं यानी एवरेज वैल्यू। तो एक इक्वेशन दे रहा है Fn, जहाँ पे Fn की वैल्यू है 1/3 NQ प्लस हाफ n स्क्वायर प्लस 1/6n, और यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको Gn की वैल्यू प्राप्त करनी है। Fn की वैल्यू दी हुई है, हमको Gn की वैल्यू प्राप्त करनी है, और वो Gn जो होगा उसके थ्रू हम लोग उसके थीटा यानी उसके एवरेज वैल्यू को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो हम लोग इक्वेशन में देख रहे हैं कि Fn की वैल्यू क्या दी है, 1/3 NQ प्लस हाफ n स्क्वायर प्लस 1/6n। इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या n का पावर आ रहा है, वो NQ है। तो NQ को अगर हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के लिए क्या करना होगा, उसको NQ को अगर हम कॉमन लेंगे यानी NQ से डिवाइड करना होगा। तो NQ मेरा कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गया 1/3 हुआ, यहाँ 1/2n क्योंकि n स्क्वायर था तो उसके लिए हमें NQ बनाने के लिए उसको नीचे n से डिवाइड करना पड़ा, प्लस 1/6n का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये छोटा होते जा रहा है, यानी 1/2n जो हो गया छोटा हो गया, और 1/6n स्क्वायर तो और भी छोटा हो गया NQ के लिए। तो ये क्या हो गया, ये किससे छोटा हो गया, ये छोटा हो गया और उसके बराबर हो गया किससे, Fn से, क्योंकि Fn के जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो उससे बड़ी हो रही है NQ के लिए। NQ से मैक्सिमम उसका फंक्शन नहीं हो सकता, यानी NQ जो है Fn के या तो बराबर होगा या उसके छोटा होगा। तो हमें पता चल रहा है जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, जो उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू जा रही है वो NQ तक जा रही है। तो इसका जो कांस्टेंट वैल्यू जो C1 वैल्यू होगा, अपर बाउंड जो वैल्यू होगा वो होगा NQ। तो यहाँ पे हमको जो मिल रहा है इसका थीटा जो वैल्यू जो इसको कह रहे हैं, जो जिस वैल्यू पे ये लाइज कर रहा है वो NQ के पॉइंट पे तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, और इस जगह से हम उसको प्राप्त कर रहे हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में Fn की वैल्यू जो दी हुई है वो है 5NQ प्लस n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू हम जान रहे हैं कि Fn की जो वैल्यू है वो 5NQ से या तो छोटी है या उसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 5NQ इज लेस देन 5NQ प्लस n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। इसके थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, इसके थ्रू हमको C1 की कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो NQ के साथ क्या वैल्यू अटैच है, 5 कांस्टेंट वैल्यू अटैच है। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू 5 और उसके Gn किस में सेटिस्फाई कर रहा है, मैक्सिमम कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, वो NQ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो C1 की वैल्यू 5 और Gn है, तो जो पूरा का पूरा इक्वेशन है वो किससे छोटा होगा, वो 6 से छोटा होगा। यानी हमें कांस्टेंट 2 की वैल्यू मिल गई, यानी जो फंक्शन जो है Fn जो था वो 5NQ प्लस n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, और उसकी प्रॉपर्टीज है कि वो C2 से छोटा होगा और C1 से बड़ा होगा। यानी वो 5 से तो हमेशा बड़ा होगा, लेकिन 6 यहाँ पे वैल्यू से छोटा होगा। 5.99 हो सकता है, लेकिन 6 जहाँ पे होगा उस पे बाद वो फंक्शन Fn वैल्यू क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है फॉर ऑल, उस जगह पे क्या हो रहा है, वो आपकी जो वैल्यू और ये मैक्सिमम C2 वैल्यू कहाँ जा रही है, 6NQ जा रही है, और जो आपकी जो मिनिमम जो वैल्यू कहाँ आ रही है वो 5n जा रही है। और इस जगह पे वो सारी की सारी जो वैल्यू है वो फाइनली कहाँ तक जा रही है, n की वैल्यू कहाँ तक अटैच है, वो 3n तक अटैच है। तो मेरे पास कांस्टेंट n0 क्या मिल रहा है, वो 2 ही बच रहा है पॉइंट, जहाँ पे इस पॉइंट पे तीनों की तीनों फंक्शन लाइज कर रहे हैं। यानी n0 की वैल्यू क्या आ रही है, n0 की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। तो n0 के 2 वैल्यू के जगह लिए C2 का 6 वैल्यू और C1 का 5 वैल्यू उस जगह पे सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन को। इस तरह से हम लोग थीटा निकालते हैं। एग्जाम्पल 3 मैं आपको लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा इसकी C1 वैल्यू क्या होगी, 27 होगी, और C2 वैल्यू क्या होगी, 28 होगी, और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू n0 की वैल्यू क्या होगी, 16 होगी। उसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया C2 28, C1 हो गया 27,
और यहाँ पे 16 जो है एन नॉट, जहाँ पे तीनों पॉइंट लाइज कर रहे हैं, तो ये जो है आपका एन नॉट के लिए C2 और C1 तीनों की वैल्यू और Fn तीनों यहाँ लाइज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग थीटा निकालते हैं। आइए अब हम लोग बिग O यानी हम लोग अपर बाउंड निकालने के लिए हम लोग किस तरह से मैथमेटिकल फॉर्मेट में निकालते हैं उसको हम लोग चेक करते हैं। तो ये जो चीज़ है, मैं आपको एक पुराना डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ये वाला डायग्राम यानी अपर बाउंड, यानी हमको बिग O पता करना कि इसका अपर मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे आइए हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। तो हम लोग इसके लिए बिग O यूज़ करते हैं, और अगर मैथमेटिकल फॉर्मेट में निकालना है GN फंक्शन के थ्रू हमको उसको Fn को सेटिस्फाई कराना है, तो बिग O के लिए हम लोग ये चीज़ करते हैं कि सबसे पहले कि C जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। उसके लिए हम लोग एन नॉट वो पॉइंट फाउंड करेंगे जिस जगह पे वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके लिए जो फंक्शन है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो या तो 0 से बड़ा होगी या 0 के बराबर होगी, लेकिन हमेशा उसकी वैल्यू वो कांस्टेंट वैल्यू से कम होगी अपर बाउंड के समय में। यानी अपर बाउंड उसकी मैक्सिमम बाउंड है यानी उसकी रेंज बाउंड है, यानी उसकी फंक्शन की वैल्यू या तो उसके बराबर होगी या उससे छोटी ही होगी, उसको क्रॉस कभी नहीं कर पाएगी। जब हम वो पॉइंट प्राप्त कर लेंगे तो हम बोलेंगे कि उस इक्वेशन का हमको अपर बाउंड यानी मैक्सिमम बाउंड पता चल गया। तो उसको कैसे निकालते हैं आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए पहले एक बार ग्राफ क्लियर कर लेते हैं कि Cn की वैल्यू ऑलवेज जो है Fn को देखिए, Fn यहाँ पे और Cn यहाँ पहुँच गया, यानी ये इसको क्रॉस करते हुए या तो इसके बराबर या उसके ऊपर होगी। यानी और ये एन नॉट, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट के बाद ही वो ये पॉइंट पे जाके ये सेटिस्फाई किया एन नॉट, और इस पॉइंट के बाद हमको उसका कांस्टेंट वैल्यू फाइनली पता चल गया कि इसी के थ्रू इसका अपर बाउंड हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक ग्राफिकल फॉर्मेट में है जहाँ पे हम लोग इसका अपर बाउंड बिग O निकालते हैं, और इस जगह पे जान के हमको ये मालूम हो गया कि ये इसका जो है सबसे वर्स्ट केस है, यानी इससे वर्स्ट केस अब एल्गोरिदम का नहीं हो सकता। ये इसका मैक्सिमम जो था परफॉर्मेंस था, ये इसके बाद इसका परफॉर्मेंस और मतलब खराब नहीं हो सकता। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये आपका डायग्राम हो गया। वर्स्ट केस मतलब अपर बाउंड, एवरेज केस जो अभी हम लोग निकाले, और बेस्ट केस माने लोअर बाउंड। तो आइए हम लोग इसका वर्स्ट केस के लिए हम लोग बिग O जो है हम लोग पता करते हैं किस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ और कहता है कि इसका वर्स्ट केस यानी इसका बिग O निकाल के दिखाइए। एग्जाम्पल कहता है कि Fn की जो वैल्यू है वो है 5n³ प्लस n² प्लस 3n प्लस 2, और इसका आप अपर बाउंड निकालिए। तो हमको ये पता है कि इसका अपर बाउंड यानी जो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो जा रही है 5n³ प्लस n² प्लस 3n प्लस 2, यानी ये ऑलवेज किससे छोटी होगी, ये ऑलवेज जो छोटी होगी ये उसके किस भाग तक होगी जहाँ तक इसके n की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। यानी इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या हो रही है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू 2 हो रही है, जो कि वो पीक वैल्यू है जो या तो उस फंक्शन के बराबर है या उससे बड़ी है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 5n³ प्लस n² प्लस 3n प्लस 2 ये जो है बराबर है या उसके छोटी है किसके, 5n³ प्लस n² प्लस 3n या n के, यानी n से तो 2 की वैल्यू छोटी है, यानी हम उस जगह पे n रख सकते हैं। n रखने के बाद इसका जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है ये पता चल जाएगा, यानी इसकी कांस्टेंट वैल्यू है n के लिए सेटिस्फाई कर रही है, यानी ये बराबर हो गया 5n³ प्लस n² प्लस 4n के। और हम जानते हैं कि 4n जो है या तो n² से बराबर है या n से छोटा है, यानी हम 4n की जगह पे अब क्या रखेंगे, n² रखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा 5n³ प्लस n² प्लस n², तो ये हो जाएगा 5n³ प्लस 2n², और नेक्स्ट टाइम में ये n³ से छोटा हो गया। तो फाइनली मेरा जो मैक्सिमम जो वर्स्ट केस क्या निकलेगा, वो निकलेगा 6n³, यानी वो वैल्यू क्या होगा, वो C की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। तो ये काफ़ी आसान होता है, अगर इक्वेशन अगर आपको मिल गया तो इसको निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये आप फाइनली देख रहे हो कि जो है 6n³ हो रहा है, और हम लोग कहाँ से वो स्टार्ट किए थे, n0 कितने वैल्यू लिए थे, वो 2 से स्टार्ट किए थे, यानी n0 के 2 वैल्यू के लिए हमारा C का जो वैल्यू हो रहा है 6
जो कि उसका वर्स्ट केस परफॉर्मेंस यानी अपर बाउंड पता चल रहा है। इसी तरह से एक और इक्वेशन है, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको ये काफ़ी आराम से इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं, जिसमें अपर बाउंड वर्स्ट केस आपको निकालना है। आइए अब हम लोग लोअर बाउंड मतलब सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस फंक्शन का यानी बिग ओमेगा जो कि है, हम इसका पता करेंगे कि किस तरह से निकालते हैं लोअर बाउंड। उसके लिए देखिए ग्राफ में ये इसका सबसे बेस्ट जो है लोअर बाउंड लोकेशन है, ये एन नॉट वैल्यू जो मीटिंग पॉइंट है, इसके लिए लोअर बाउंड यहाँ पे पता चल रहा है। मतलब ये लोअर बाउंड जो है ये आपका सेटिस्फाई करने वाला है, तो जो कि ऑलवेज जो है फंक्शन से क्या होगा, छोटा होगा। ये इक्वेशन होता है कांस्टेंट की जो वैल्यू निकालेंगे वो fn की वैल्यू से हमेशा लेस होगी। तो इसको ज़्यादा अच्छा समझने के लिए चलिए फिर से एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। तो ये एग्जांपल है जिसमें ओमेगा निकालना है आपको। तो fn यानी लोअर बाउंड fn इक्वल टू 4nq प्लस 2n प्लस 3। तो हम इस एग्जांपल से अगर इसको fn को एक इक्वेशन मान ले तो हम ये जान रहे हैं कि हमको इससे छोटा वैल्यू निकालना है, यानी उस छोटे वैल्यू पे जाके सेटिस्फाई करना। तो हम इसमें छोटा वैल्यू जो है फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है 4nq प्लस 2n प्लस 3, यानी अगर मैक्सिमम वैल्यू जाएंगे वर्स्ट केस क्या आएगा 5nq आएगा, और इसका जो बेस्ट केस क्या आएगा 4nq होगा। तो यानी c की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, और उस 4 की वैल्यू के लिए हमारा जो है कांस्टेंट वैल्यू की जगह पे उसका लोअर बाउंड सेटिस्फाई होगा। तो अब इस तरह से हम तीनों चीज़ें निकालना जान गए, थीटा यानी एवरेज केस, आपका बिग ओ यानी वर्स्ट केस, और ओमेगा यानी बेस्ट केस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल के साथ काफ़ी क्लियर हो गया होगा किसी फंक्शन का ग्रोथ को हम लोग कैसे पता करते हैं, और आपका सारा डाउट इस चैप्टर का क्लियर हो गया होगा। तो आप इस एग्जाम्पल्स को और जो मैंने आपसे ये नोट्स शेयर किया है आप इसको बढ़िया से देखिए, समझिए, और इसको वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। आप इसको 4-5 बार इसको रिवीजन कीजिए तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट्स सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद।